ये लो जल्दी रखो। क्या मम्मा रोज लेट कर देते हो? सॉरी बेटा, अब से नहीं होगा। चलो बाय 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 मम्मा बाय। बाय। क्या कविता, तू भी ना रोज 20-20 मिनट लेट आती है और यहाँ नाश्ते और डब्बे के लिए सबका तांडव शुरू हो जाता है। अब मैं भी क्या करूँ ना दीदी, ये बस है ना, ये रोज देर से आती है, इसलिए मैं भी लेट हो जाती हूँ। तू ना ये रोज रोज का एक ही बहाना बनाना छोड़ दे, बस रोज रोज लेट नहीं होती है। रीटा, मैं चलता हूँ। अरे बिना नाश्ता किए कहाँ चल दिए? एक सेकंड रुकिए। अरे ऐसे कैसे जा रहे हैं? अरे रीटा, मैं पहले ही बहुत लेट हो गया, मुझे 10:30 बजे तक पूना पहुंचना है। 10:30 बजे सप्लायर को टाइम दे रखा है, आज बहुत कुछ सेटल करना है, फिर रात को घर भी तो वापस आना है। इतना सब कुछ बिना नाश्ता किए करेंगे क्या? जाके हाथ धोइए, मैं 2 मिनट में नाश्ता लगा रही हूँ। अरे रीटा सुनो तो सुनो। चाय। अरे बाबा आराम से खाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? रीटू, तुम सिर्फ वनीता और महेश की मम्मा नहीं हो, मेरी भी मम्मा हो, बल्कि दादी माँ हो। अरे आज वो कविता लेट आई, वरना आपका डब्बा पैक करा के आपको पहले ही दे देती। अरे बाबा, पुणे जा रहा हूँ, जंगल में नहीं जा रहा हूँ, और वो भी पुणे में बुलचंदानी के यहाँ। देखना कितना शानदार लंच करवाएगा बुलचंदानी। हाँ हाँ, बुलचंदानी का लंच शानदार, और हमारे यहाँ तो कुछ बनता ही नहीं है। अच्छा बताओ, डिनर में क्या बना रही है? शाही मुर्ग बिरयानी और खोपोली से वड़ा पाव खा के बिल्कुल मत आना। अच्छा बाबा, नहीं आऊंगा बस। लो, शरद का फोन है, पक्का वड़ा पाव के बारे में पूछेगा। हाँ शरद। अरे नहीं भाई, वड़ा पाव का प्रोग्राम कैंसिल, हाई कमांड का ऑर्डर है कि डिनर घर पर ही होगा। ठीक है यार। अच्छा सुन मुकेश, खोपोली से वड़ा पाव नहीं, लेकिन कम से कम लोनावाला से चिक्की जरूर लेकर आना। भैया हमारी हाई कमांड सुनीता जी का फरमान है। हाँ ले आऊंगा। अच्छा सुन, रीटा डिनर में आज शाही मुर्ग बिरयानी बना रही है, तो सुनीता और बच्चों को लेकर यहीं पर आ जाना, डिनर एक साथ करेंगे। सॉरी यार, ये नहीं हो पाएगा। एक्चुअली मेरा एक डीलर आ रहा है, उसकी खातिरदारी करनी है। तू रीटा को बोलना, मैं दोपहर को एक चक्कर लगा कर जाऊंगा। अच्छा चल ठीक है, तो डिनर फिर कभी? हाँ रात को टाइम पर घर आ जाइएगा, मैं खाने पे इंतजार करूंगी। हाँ बाबा, आ जाऊंगा। और हाईवे पे गाड़ी स्लो चलाना, कार है प्लेन नहीं है। हाईवे पर बेसिक स्पीड तो बनती है कि नहीं? जल्दी आ जाना। ये लीजिए, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। ले आओ ले आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। तो गीता का है? वो तो सुबह 7 बजे ही चले गए। मैं जब रात को घर आता हूँ तो बच्चे सो रहे होते हैं, और जब बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं तब मैं सोता रहता हूँ। क्या करें, आपकी जिंदगी कुछ ऐसी हो गई है। मैं थक गया हूँ इस 10 से 12 की जिंदगी से। सोचता हूँ रमेश को दुकान सौंप दूं और दिन में 2-4 घंटे के लिए दुकान पर जाऊँ। एक काम कीजिए ना, इस संडे प्लीज छुट्टी लीजिए, हम लोग सब पिकनिक जाते हैं। मैं रीटा और मुकेश को भी बुला लेती हूँ, बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। आइडिया बुरा नहीं है, कोशिश करता हूँ छुट्टी लेने की। उल्लासनगर थाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। 2 परिवार एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। 4 नवंबर 2011 को इन दोनों परिवारों पर एक कहर टूट पड़ा। दहशत और डर की काली घटाओं ने इन्हें घेर लिया। शायद एक ऐसी दस्तक थी जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, या फिर ये दस्तक इतनी धीमी थी कि सुनाई ही नहीं दी, मानो किसी ने पीठ पे छुरा भोंक दिया। अचानक एक सुखी परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। हेलो कविता, मैं विजयनगर जा रही हूँ सत्संग के लिए, शाम को 7:30 बजे तक आऊंगी। वनीता और महेश को बिना नाश्ता खिलाए खेलने मत जाने देना, ठीक है दीदी? अच्छा दीदी, मैं भी 6:30 बजे तक चली जाऊंगी। ठीक है। अच्छा सुन, मैं अपनी चाबी अपने साथ ले जा रही हूँ, वनीता को बोलना एक चाबी अपने साथ रख। ठीक है। हाँ वनीता बेटा बोलो। पापा, मम्मी घर पे नहीं है। कहाँ गई है? कविता आंटी ने कहा था कि मम्मी सत्संग के लिए गई है, 7:30 तक लौटेंगी। तो बेटा मम्मा का फोन नहीं लग रहा है? नो पापा, 8 o'clock से ट्राई कर रही हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, मम्मा ने बताया था कि वो सत्संग के लिए किसके यहाँ पर जा रही हैं? एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बताया पापा, बस इतना बोला है कि सत्संग विजयनगर में है। गुड़िया फिक्र मत कर, मैं अभी तेरी मम्मा को ढूंढ के लाता हूँ। ओके? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर
आपके साथ स्विच ऑफ है। हेलो, हाँ मुकेश, पहुंच गए घर? नहीं, बस पहुंचने ही वाला हूँ। शरद, थोड़ी टेंशन हो गई है। टेंशन? क्या हुआ? रीटा अब तक घर वापस नहीं आई है। वो दोपहर में निकली थी किसी के यहाँ पर सत्संग पर जाने के लिए। उसने बोला था कि शाम को 7:30 बजे तक घर वापस लौट आएगी, लेकिन अब तक घर वापस नहीं लौटी। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। बस इतना मालूम है कि वो विजयनगर में किसी के यहाँ पर सत्संग पर गई है। हेलो, उसने तुझसे कुछ कहा था क्या कि वो किसके यहाँ पर सत्संग पर जा रही है? मुझसे तो कुछ नहीं कहा और मैंने पूछा भी नहीं। अच्छा तो एक काम करना, वो विजयनगर वाले मनसुखानी के यहाँ फोन करके देख लेना। एक काम करना, तू फोन करके बात कर ले। बच्चे घर पर अकेले हैं, मैं घर के लिए निकलता हूँ। कोई बात नहीं, मैं फोन कर लेता हूँ। हेलो। हेलो, रंजना जी, शरद मनसुखानी बोल रहा हूँ। जी शरद जी, क्या बात है? रंजना जी, आपके यहाँ सत्संग था ना आज? वो मुकेश की वाइफ रीटा आई होंगी वहाँ। नहीं तो शरद जी, ना ही मेरे यहाँ आज कोई सत्संग था और ना ही रीटा यहाँ आई थी। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। क्या बात है शरद भाई, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, मैं फोन करता हूँ जी आपको दोबारा। ओके जी, बाय बाय। जी जी, ओके ओके, थैंक्स। कुछ पता चला क्या? रीटा अपनी किसी भी फ्रेंड के यहाँ पर नहीं है और उसके किसी भी फ्रेंड को इस सत्संग के बारे में मालूम ही नहीं है। रीटा का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तूने अपनी वो सर्वेंट कविता उससे पूछा? हाँ, वो तो 6:30 बजे ही घर लौट गई थी। रीटा ने उससे कहा था कि वो विजयनगर में किसी के यहाँ सत्संग पर जा रही है और रात को 7:30 बजे तक घर वापस लौट आएगी। ये बात तो उसने मुझसे भी कही थी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अगर कोई प्रॉब्लम होता तो रीटा कम से कम फोन तो करती ना। पापा, मम्मी डेंजर में होगी, कुछ कीजिए ना पापा। हाँ बेटा। हाउसवाइफ रीटा वलेचा, उल्लासनगर के बिजनेसमैन मुकेश वलेचा की पत्नी और 2 बच्चों की मां एक दिन अचानक घर नहीं लौटी। बताया जा रहा था कि वो पड़ोस में किसी सत्संग में गई थी, लेकिन रीटा के परिवार वाले पता ही नहीं लगा पाए कि आखिरकार वो सत्संग किसके घर में था। अब रीटा का पति मुकेश, उसका दोस्त शरद और दोनों परिवार रीटा को लेकर बेहद परेशान हो गए। उन्हें डर था कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। खतरे की दस्तक गूंज रही थी। साहब, कल विजयनगर में कोई भी सत्संग नहीं हुआ। मैंने मिसेस रीटा वलेचा के रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों से पूछताछ की। ना उनको सत्संग के बारे में कुछ पता है, ना उनके गायब होने के बारे में। मिस्टर वलेचा, हो सकता है सत्संग सिर्फ एक बहाना हो। आपकी पत्नी कहीं और चली गई। कहना क्या चाहते हैं आप कि मेरी वाइफ ने झूठ बोला है? मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, रीटा ऐसे मामलों में झूठ बोल ही नहीं सकती। जहां तक हमने छानबीन की है, सत्संग हुआ ही नहीं है। और हमारी राय में आपकी पत्नी से किसी ने झूठ बोला है या फिर आपकी पत्नी आपसे झूठ बोल रही है। वैसे आपकी मिसेस का नंबर हमने मोबाइल कंपनी को भेज दिया है। कल सुबह तक सेल की लोकेशन और कॉल डिटेल्स सब हमारे पास होंगी। तब तक सिर्फ हम इंतजार कर सकते हैं। तो तब तक कुछ नहीं होगा? हम एक टीम को इलाके के सभी हॉस्पिटल्स में भेज सकते हैं। वनीता, बेटा सोने की कोशिश तो करो, नींद आ जाएगी। कैसे सो सकूंगी सुनीता आंटी? मम्मा को लेकर बहुत टेंशन हो रही है। बेटा टेंशन नहीं लेते, मम्मा कहीं नहीं गई है, आ जाएंगी मम्मा बेटा। यार शरद, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। या मुकेश, ऐसा भी तो हो सकता है कि रीटा सत्संग के लिए उल्लासनगर नहीं कहीं और गई हो। मतलब नौकरानी ने कुछ गलत सुना। हाँ, हो सकता है, पर उसे वहां से वापस तो लौटना चाहिए था ना। इतनी रात हो गई है, एक कॉल तक नहीं किया। माना कि उसका फोन बिगड़ गया होगा, पर वो किसी और के फोन से कॉल तो कर सकती थी। मैं तुझे डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन हो सकता है कि रीटा किसी सीरियस लफड़े में फंस गई हो। क्या हो सकता है शरद? कुछ ऐसा
जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सर, रीटा के सेलफोन पर आखिरी कॉल मुकेश के दोस्त शरद के सेलफोन से आया था। ये तो शरद ने खुद कहा था कि उसने रीटा को फोन किया था। और रीटा के नंबर का लास्ट लोकेशन था खड़ावली। खड़ौली यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है और फोन खड़ौली में ही स्विच ऑफ दिखा रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? साहब, मिसेस रीटा के सेल की लोकेशन यहाँ से 2 किलोमीटर की रेडियस में है और सबसे नजदीक कस्बा 1 किलोमीटर दूरी पर है। सकपाल एक गृहिणी जो 2 बच्चों की माँ है, अपनी नौकरानी और अपने पति के दोस्त को झूठ क्यों बोलेगी कि वो किसी सत्संग में गई थी, हालांकि आई वो इस जंगल में? क्या इरादा हो सकता है? इरादा तो गलत ही लगता है साहब। खड़ौली? जी हाँ, खड़ौली, वो भी जंगलों के बीचों बीच। मेरी पत्नी खड़ौली भी जंगलों के बीच में क्यों जाएगी इंस्पेक्टर? हम भी वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपको कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं है? मिस्टर दिनेश, सेलफोन टावर से आई हुई इंफॉर्मेशन आज तक कभी गलत नहीं हुई। आपको पक्का याद है कि रीटा जी ने आपको फोन पर सत्संगी कहा था? कुछ और तो नहीं कहा था ना? इंस्पेक्टर साहब, जब उसने अपनी नौकरानी कविता से यही बात कही है तो मुझसे कुछ और क्यों कहेगी? कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो आपने रीटा को फोन क्यों किया था? इंस्पेक्टर साहब, मैं और मुकेश 20 साल से दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदारों से भी बढ़कर। मुकेश जब भी आउट ऑफ टाउन जाता है, मैं रीटा को फोन करता हूँ, बच्चों को भी फोन करता हूँ, उनका हालचाल पूछने के लिए, उनको सिक्योर फील कराने के लिए। कहीं आप लोग मुझ पर शक तो नहीं कर रहे? हम किसी पर शक नहीं कर रहे, पर हाँ, हमें एक बात का शक जरूर है कि रीटा सत्संग में गई नहीं। आपकी पत्नी आपसे कुछ छुपा रही थी। कोई ऐसी बात है जो आपने हमें नहीं बताई हो? आप घुमा फिरा कर क्या कहना चाह रहे हैं इंस्पेक्टर? आपकी पत्नी को किसी तरीके का स्ट्रेस था, कोई बात उन्हें खाई जा रही थी। बाय बाय बाय। मैं खाने पे इंतजार करूँ। हाँ बाबा, आ जाऊंगा। चलो। जल्दी आ जाना। नहीं तो हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल था। जिस दिन आप पुणे के लिए निकले, क्या वो डिस्टर्ब थे? हमारी एक हैप्पी फैमिली है इंस्पेक्टर। आपकी पत्नी को कोई ना कोई परेशानी जरूर थी और शायद इसलिए वो बाहर किसी से मिलने गई और उनके साथ कुछ किया गया। क्या किया गया? किडनैपिंग। आप कुछ भी बोल रहे हैं इंस्पेक्टर। कोई रीटा को किडनैप क्यों करेगा? और अगर किडनैप किया होता तो फिर फिरौती की मांग क्यों नहीं आई अब तक? हमें भी अजीब लग रहा है। कोई भी कॉल नहीं आई फिरौती के लिए अभी तक। हम तहकीकात कर रहे हैं और इस केस की तह तक जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कुछ ना कुछ है जो अटपटा है। 2 दिन बीत चुके थे और रीटा वलेचा की कोई खबर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मानो रीटा हवा हो गई थी। उसके पति और उसके बच्चों के लिए यह बेहद मुश्किल खड़ी थी। वो लोग शॉक में थे और एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि रीटा उनकी जिंदगी से एकदम गायब हो गई थी। तो बेटा, तुम्हारा टिफिन आ गया। बेटा वनीता, महेश, तुम लोगों की मम्मी बहुत जल्दी आएगी। मैंने कल ही पूजा करवाई थी, जरूर आएगी। वनीता, महेश, बेटा बुरा वक्त हर एक की जिंदगी में आता है, पर ऐसे बुरे वक्त में हमें बहादुर बनना है, मम्मी की तरह। मम्मी अभी जिस भी हाल में वो बहादुरी से सामना कर रही होगी। पर पापा, मम्मी कहाँ है? कहाँ गई है वो? और क्यों गई है? पापा, मम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गई? नहीं बेटा, मम्मी हमें छोड़ के नहीं गई है। मम्मी किसी मुश्किल में है, पर पता नहीं क्यों मम्मी हमें बता नहीं रही है। आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। चलो स्कूल जाओ। हाँ, बेटा मुकेश, मैं जानती हूँ कि ये इतना आसान नहीं है, मगर
काम भी तो रुकना नहीं चाहिए ना। जिंदगी जीने के लिए होती है और उसे जीना भी बहुत जरूरी है ना बेटा। कैसे माँ जी, कैसे जीऊं मैं? मेरी जिंदगी बनाने वाली मेरे साथ नहीं है, वो गायब हो गई है। उसके बिना कैसे जिया जाएगा? यार शरद, सब कुछ ब्लैंक सा लग रहा है यार। अभी 2 दिन हुए और ऐसा लगता है सालों बीत गए। यार मैं तो रीटा के बारे में सोच रहा हूँ, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी, और हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। पता नहीं रीटा को कौन सी बात सता रही थी। अरे तो उसे अकेले फेस करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में ही कोई खामी है। लोग तो तरह तरह की बातें बना रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे छोड़ के भाग गई किसी दूसरे के साथ। लोगों का तो काम ही बोलना, जैसे जो बकवास करने दे, पर तू कुछ मत सोच। अरे रीटा तुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करती है यार, वो तुम दोनों को छोड़कर जा ही नहीं सकती। सर, उस दिन मुकेश सच में पुणे में था, हमने पता किया है। तो अपने बिजनेस के सिलसिले में गया था। इसका मतलब है मुकेश की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं हुई शायद। मुकेश और रीटा एक दूसरे से काफी खुश थे, सारे मोहल्ले वाले यही कह रहे हैं। और वो शरद? वो एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत सालों से गहरा रिश्ता है उनका। अगर वो औरत खुश थी, उसके साथ सब कुछ सही था, तो अपने घर वालों को झूठ बोलकर क्यों निकले? वो कविता उनकी नौकरानी, उसके बैकग्राउंड के बारे में भी पता किया। ईमानदार है, पिछले 6 साल से उनके घर में काम कर रही है। वैसे भी रीटा के गायब होने से उस नौकरानी को क्या फायदा हो सकता है? हो सकता है रीटा का कहीं अफेयर हो और वो अपने घर वालों को छोड़कर उस प्रेमी के साथ भाग गई हो, बगैर कोई नामो निशान छोड़े। पर सर, कौन हो सकता है वो प्रेमी? रीटा के बैकग्राउंड पर कोई दाग नहीं है, वो उल्लासनगर की है, अच्छे घर से बिलोंग करती है। अच्छे घर की दीवारों को भी सीलन लग जाती है सकपाल, दरारें पड़ जाती है। एक गृहिणी अपने घर वालों को झूठ बोलकर गायब हो जाती है, ना आने का कोई असर, ना फिरौती की कोई मांग। तुम देखना सकपाल, आने वाले दिनों में इस केस में और कई शॉकिंग खुलासे होंगे। आप इस पर्ची पर रीटा का बर्थ डेट लिख दीजिए। अब आप इसमें से 2 कार्ड चूज करिए। आपकी बीवी आपके पास बहुत जल्द लौट आएगी। कहाँ से लौट आएगी मैम? बहुत दूर नहीं है, पास है, आसपास है, कहीं लौटेगी। पर वो मुझे छोड़कर गई क्यों? आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, है ना? अपनी जान से भी ज्यादा। उस पर भरोसा रखिए, वो आपको छोड़कर कहीं नहीं गई है, वो बस गई है, आएगी। इत्मीनान से आप घर जाइए। यार शरद, आज 3 महीने हो गए, ना ही हम लोग कुछ कर पाए, ना ही पुलिस कुछ कर पाई है। मुकेश, यार मैं सोचना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि... क्या लगता है तुझे? शायद रीटा वाकई में कुछ छुपा रही थी, कोई राज, कोई मजबूरी जो उसने तुझे कभी ना बताई हो, इसीलिए शायद बगैर बताए चली गई।
दिन हफ्ते बन गए थे और हफ्ते अब महीने। पूरे 4 महीने बीत चुके थे जब नवंबर 2011 में रीटा वलेचा ने अपना घर छोड़ा था। अब फरवरी 2012 आ गया था, लेकिन किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रीटा ने अपने 2 छोटे बच्चों और एक प्यार करने वाले पति को क्यों छोड़ दिया था। पुलिस अपनी तरफ से भी इस केस के डेड एंड पर पहुंच गई थी और फिर अचानक पुलिस के हाथ एक सुराग लगा जिसने इस केस का पहला पन्ना पलटा। अच्छा नहीं लग रहा कि हम इस केस को क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। सर हो सकता है इस केस का एक अतीत हो, उस औरत का कोई अतीत हो, शादी के पहले का अतीत, जो एक दिन उसकी ज़िंदगी में अचानक स्प्रिंग की तरह उछल पड़ा और उसे मजबूर किया गायब हो जाने पर बिना कोई सुराग छोड़े। खैर वो गिरीश केमिकल के केस का क्या हुआ? तुमने उन फैक्ट्री के कामगारों के बयान लिए? सर आज मैं फैक्ट्री के मैनेजर को मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं रिपोर्ट कल तक फाइल कर दूंगा। सर लगता है स्टार्टर में प्रॉब्लम है। देखना यहाँ पे कोई मैकेनिक है क्या? सर आगे एक है, खड़ावली जाने के रास्ते पर। साहब लगता है स्टार्टर प्लग में करंट नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी है जल्दी से ठीक कर लो। आधा घंटा मिनिमम लगेगा साहब। चाय वाय बोलूं? सर वो खड़ावली वाला केस, उसमें कुछ खास बात नहीं ना आया? बिल्कुल जीरो गोविंद। उस औरत के सेल का लोकेशन इधर खड़ावली जंगल में दिखा रहा था और उसके पति को कोई आइडिया ही नहीं था कि उसकी पत्नी इधर खड़ावली क्यों आई थी। सर क्या वो औरत अपने पति को छोड़कर गई होगी? लगता तो ऐसा ही है गोविंद। अब 4 महीने हो गए, उस औरत की कोई खबर नहीं हुई। लगता है वो औरत यहाँ खड़ावली में किसी से मिलने के लिए आई हो और यहीं से गायब। जंगल में मंगल हो गया सर। कोई खड़ावली का लफड़ा है क्या साहब? हाँ, एक औरत यहीं से छू हो गई। क्यों, तुम भी शामिल थे क्या? बस क्या साहब, अपन तो छोटा मोटा मैकेनिक है साहब। अगर लफड़ेबाजी करनी होती तो इधर काहे को सड़ता गैरेज में। अपन को बस लगा साहब, आप लोगों ने 4 महीने पहले की बात बोली ना और बोला यहाँ से एक औरत गुल होगी, इसलिए अपन को कुछ याद आया साहब। क्या याद आया? साहब एक बहुत अजीब वाक़यात हुआ अपने साथ। रीटा वलेचा का केस लगभग क्लोज किया गया था। इस केस पर काम कर रहे 2 पुलिस अधिकारी खड़ावली किसी और केस के संदर्भ में गए थे। खड़ावली के रास्ते पर उनकी मोटरसाइकिल खराब हो गई और पास के एक मैकेनिक ने उनकी वो बातें सुन ली जो वो रीटा वलेचा केस के बारे में कर रहे थे। उस मैकेनिक के बयान से पुलिस को अपना पहला ब्रेक थ्रू मिला। पूरे 4 महीने बाद रीटा वलेचा के केस ने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। साहब अभी गई नवंबर की बात है, जब मैं अपने काम में था तब एक आदमी आया मेरे पास। ए सुन, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है, देख सकता है क्या? कौन सी गाड़ी है सेठ? मारुति इको है। अपन तो बाइक का मैकेनिक है साहब, 4 पहिए की गाड़ी पर कभी हाथ साफ नहीं किया। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, पास ही में है, चलकर देख ले। लेके जाऊंगा और वापस छोड़ भी दूंगा, पैसे भी अच्छे दूंगा। ट्राई करता हूँ साहब, पर पूरे 500 लूंगा। चल दिए, जल्दी कर। चला चलो। साहब वो आदमी मुझे जंगल के अंदर लेकर गया। ये रही कार, देख क्या कर सकता है। बाइक का मैकेनिक है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। हो गया? हाँ साहब। साहब ये खून? अरे मुर्गी का खून है,
कल रात को यहाँ पर पार्टी बनाई थी ना, तो सारा खाना खुद ही बनाया था। ये ले रख, चल गाड़ी में बैठ, छोड़ देता हूँ। साहब अपन को तो फुल टू डाउट था कि वो झूठ बोल रहा था। तो मुर्गी का खून कैसे हो सकता है साहब? ना ही आसपास वहाँ कोई हड्डी थी और ना ही मुर्गी के पंख। ये पक्का गए नवंबर की बात है, 2011। नवंबर तो पक्का था साहब, पर तारीख याद नहीं। पर हाँ, गाड़ी का नंबर याद रहा साहब मेरे को। पता नहीं क्यों, पढ़ा और याद रख लिया। क्या है वो नंबर? MH04 FC 5678। सकपाल, हमें इस मैकेनिक की बातों को सीरियसली लेना चाहिए। ओए सर, रीटा के सेलफोन का लास्ट लोकेशन था खड़ौली के जंगल में, वो भी नवंबर में। क्या ये मैकेनिक जानता है उसे कौन ले गया था? वो चेहरे से जानता है, नाम से नहीं, पर कहता है देखेगा तो पहचान लेगा। और उन दोनों को भी, जो जंगल में सफेद मारुति इको के पास थे। पता लगा ये MS04 FC 5678 मारुति इको किसकी गाड़ी है? रजिस्ट्रेशन थाने का ही है। अच्छा, ये गाड़ी आपने नवंबर में खरीदी, राइट? हाँ सर, नवंबर सेकंड वीक में खरीदी थी। सेकंड हैंड गाड़ी है सर। किससे खरीदी? सर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, कुछ लफड़ा पड़ा है क्या सर? किससे खरीदी? अरे सकपाल साहब, आप यहाँ कैसे? मिस्टर शरद, आपको हमारे साथ चलना होगा। रीटा वलेचा के केस में कुछ मूवमेंट हुई है। मूवमेंट? कैसी मूवमेंट? आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, आपसे कुछ बातें करनी है। ठीक है। मिस्टर शरद, हमें एक सुराग मिला है जो ये साबित करेगा कि मिसेस वलेजा का मर्डर हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, वो भी खड़ौली के जंगल में। किसने मारा था उसे? वही हम पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ साहब, यही वो आदमी जिसकी कमीज पर खून के धब्बे थे। क्या बकवास है ये झूठ बोल रहा है ये। मिस्टर शरद, हमारे पास गवाह है जिसने आपको खड़ौली के जंगल में देखा था और उसने आपको। बकवास है, ये आदमी बकवास कर रहा है, मनगढ़ंत बातें बना रहा है। तो आप बताएंगे, रीटा वलेजा के गायब होने के 2 दिन बाद ही आपने मारुति इको अपनी क्यों बेची? वो तो मैं बहुत अरसे से बेचने की सोच रहा था। नवंबर में जब हमारे पास ये केस आया था, तब हमें पति पत्नी के बीच अनबन का शक था, तो हमने पति के फोन रिकॉर्ड चेक कराए, लेकिन आपके फोन रिकॉर्ड चेक कराने रह गए थे। अगर आपके फोन रिकॉर्ड चेक करते ना, तो आज आप जेल में होते मिस्टर शरद। मिसेस रीटा वलेचा के सेल का आखिरी लोकेशन खड़ौली जंगल था और उसके बाद फोन बंद बता रहा था। और जब हमने आपके सेल रिकॉर्ड्स चेक किए, तो उस दिन आपके भी सेल का लोकेशन खड़ौली जंगल ही था। अब आप मना नहीं कर सकते कि मिसेस वलेजा के गायब होने में आपका हाथ नहीं है। सारे सबूत आपके खिलाफ है। मिसेस रीटा वलेचा का मर्डर आपने ही किया मिस्टर शरद। अरे आप हाय रीटा। आइए ना। आज नौकरानी नहीं आई तुम्हारी? नहीं, वो आज छुट्टी पर है। वो कल तुम मुझे इस तरह से देख रही थी तो मुझे लगा कि। मैं देख रही थी? कहना क्या चाहते हैं आप? सॉरी रीटा, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका शरद? आई एम सॉरी, मैं चलता हूँ।
सबसे अच्छे दोस्त के पीठ पीछे उसकी पत्नी के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था, कितने सालों से? 6 साल। और 6 साल चलने देते, फिर उसके बाद और 6 साल। वैसे भी आपकी पत्नी और आपके दोस्त मुकेश को इसकी भनक तक नहीं थी, फिर ऐसी भी क्या अनबन हो गई तुम दोनों के बीच कि तुम्हें अपने नाजायज प्यार का गला घोटना पड़ा? ये तुम क्या कह रही हो? जो सच है वो है। देखो, ये अफेयर तुम्ही को चाहिए था और मुझे पैसे भी चाहिए थे। पर मैंने इसे पैसों के लिए नहीं किया, मेरा तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन था। मुझे भी तुम पसंद थे, लेकिन मुझे पैसों की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, ये गलत है रीटा। अपने भाई जैसे दोस्त के पीठ पे छुरा भोंकते हो और सही गलत मुझे समझा रहे हो। तो ठीक है, नहीं चाहिए मुझे ये अफेयर, मैं जा रहा हूं अपने घर। ठीक है, मैं भी तुम्हारे घर जाके तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता देती हूँ। तुम्हारी बीवी को बता देती हूँ कि तुम्हारे पति से मेरा मन भर गया। क्यों? तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुकेश अच्छा कमाते हैं, पर मुझे और चाहिए शरद। तुम्हारे पैसों से मैं अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकती हूँ। वैसे भी शरद, ये बहुत बड़ी कीमत नहीं है हमारे इस एंजॉयमेंट की। एंजॉय हम दोनों ने किया है, लेकिन कीमत मैं अकेला चुका रहा हूँ। तुम्हारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, अच्छे पैसे कमाते हो। थोड़ा सा मुझे दे दो कि क्या चला जाएगा तुम्हारा। हाँ, मैंने अपने दोस्त के साथ गद्दारी की थी, मुझे उसकी सजा भुगतनी पड़ रही थी। रीटा की मांगे दिन बर दिन बढ़ती चली जा रही थी और उसे इतने पैसे देना मेरे बस के बाहर हो रहा था। मैं इस झमेले से बाहर निकलना चाहता था, वरना कई जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो तुमने एक जिंदगी खत्म करने की सोच ली, बर्बाद करने की सोच ली, राइट? शरद भाई, आपने पिंपरी का नाम सुना है, पूना के पास? हाँ सुना। सुना है ना? तो बस वहाँ के किसी भी भाई से पूछना, सब यही बोलेंगे कि संजय अपने काम में माहिर है। कितना लोगे? 1 पेटी। 1 लाख में पूरा काम हो जाएगा? समझ लो, हो गया सेट। मुझे पहले से ही पता था कि 4 नवंबर को मुकेश पूना जाने वाला है और उसी दिन मुझे रीटा को पैसे देने थे। मैंने सोच लिया था यही मौका है अपने प्लान को अंजाम देने का। हेलो। सुनो, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, दुकान में बहुत काम है। तो क्या मैं ये मान लूं कि तुम मुझे पैसे देना बंद कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम मार्केट आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं दे दूंगा। एक आदमी से पैसे लेने हैं मुझे। तो मैं मार्केट क्यों आऊं? तुम पैसे लेके घर आ जाओ। अरे तुमसे तो बातें भी करनी है यार। पहले पैसे लेके घर आ जाओ, फिर 2 क्या 4 बातें कर लेंगे। जो बात मुझे तुमसे करनी है वो घर पर नहीं हो सकती। क्यों? थोड़ा तो भरोसा रखो मुझ पर। हाँ, इतना कुछ शेयर किया हमने एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो मैं मार्केट आ जाती हूँ। वैसे एक बात बोलो शरद। हाँ बोलो। जब तुम इस तरह लाचार होके चिल्लाते हो ना, तो मुझे बहुत मजा आता है। मानो मेरी उंगलियों पे नाच रहे हो। मुझे इस पावर प्ले में ना बहुत मजा आ रहा है शरद, सच। ये आदमी कौन है? इसी से तो पैसे लेकर देने, अभी देता हूँ। तो अभी क्या अभी दे दो। मेरे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। मैं नौकरानी को बोलकर आई हूँ कि मैं विजयनगर जा रही हूँ सत्संग के लिए। मैं और लेट नहीं हो सकती शरद। मैडम, पैसे अभी मेरे पास कैश में नहीं है, बस थोड़ा सा आगे इंतज़ार कर रहे हैं। आप 5 मिनट इंतज़ार कर लो ना सर। वैसे इस जंगल में तुम नीचे तो उतरो, सब नजर आ जाएंगे। गेम खेल रहे हो, वो भी मेरे साथ शरद। आज से पहले तुम बैटिंग कर रही थी और मैं फील्डिंग, अब उल्टा होगा। माँ क्या गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही यहाँ, लेकिन इस इलाके में मैकेनिक कैसे मिलेगा? मुझे नहीं मालूम।
हाँ शरद, क्या हाल है? बाट लग गई है यार। क्यों, क्या हुआ? खड़ावली के जंगल में हूँ और मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अरे तू जंगल में क्या कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा यार, कहाँ से शुरू करूँ। मैंने अपने दोस्त आकाश को सब कुछ बता दिया। वो पानी और मैकेनिक लेकर पहुंच गया। तुम सोच सकते हो ये खबर मुकेश को मिलने के बाद उसकी क्या हालत होगी? तुम्हारा 20 साल पुराना दोस्त, योर बेस्ट फ्रेंड। मैं नहीं मानता। हिम्मत कीजिए मुकेश जी, ये सच है। शरद, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था तू। पिछले 6 साल से चल रहा था ये सब। मैं तुझसे अपनी हर बात शेयर किया करता था। भाई था तू मेरा। क्यों शरद, क्यों? रीटा के जेवर जो शरद और संजय ने उसकी डेड बॉडी से निकाले थे, वो उल्लासनगर के ही एक जौहरी के यहां से बरामद हुए। शरद ने वो जेवर वहां पर गिरवी रखे थे। मुकेश और उसके बच्चे अब भी शौक में हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि रीटा शरद के साथ अफेयर करने के साथ साथ उसे ब्लैकमेल भी कर रही थी, जिसकी वजह से शरद ने उसकी जान ले ली। परिवार वालों के लिए रीटा एक अच्छी माँ थी, एक अच्छी पत्नी थी। उसकी पर्सनालिटी का ये रूप उसके पति और उसके बच्चों के लिए हमेशा एक राज बनकर रहेगा। रीटा अब इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल इस केस के बारे में जो भी जानकारी है वो शरद के नजरिए से है। पुलिस सब इंस्पेक्टर की मोटरसाइकिल का बिगड़ना, इत्तफाकन उन्हें उस मैकेनिक का मिलना और फिर रीटा वलेचा के गुमशुदा होने का रहस्य खुलना, ये सारे इत्तेफाक बार बार यही कहते हैं कि सामने वाला जुर्म को छुपाने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन सुराग कहीं ना कहीं से इंसाफ के दरवाजे पर दस्तक देते ही हैं। ये बहुत शॉकिंग केस है। एक तरफ ये केस खौफनाक है और दूसरी तरफ इस केस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है। शादीशुदा होने के बावजूद किसी और को चाहना या अफेयर करना, ये शायद तब से चला आ रहा है जब इंसानों के बीच शादियों की प्रथा शुरू हुई थी। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। कविता, सकाळी यार। कविता, सकाळी। कविता, ए कविता, कविता दरवाजा उघड ना। तू क्या कर रही है अंदर? कविता, दरवाजा खोल। हाँ या ना तो बोल। कविता, 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 काय झाला? आई काय तुम्हारी? आई, एक मिनट है बेटा। कविता, 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 आई, कविता, आई, कविता, दरवाजा उघड। कविता, कविता, आई, दरवाजा खोल। आई, आई, कविता, कविता, आई, आई, आई,
कब हुआ? कब हुआ ये? सर ये आज सुबह हुआ। पापा आई को खोज रहे थे, फिर हमें आई कमरे में मिली लटकते हुए। सर, नाम कविता है और गर्दन के निशान को देखकर लगता है कि पास पड़े दुपट्टे का इस्तेमाल हुआ है। बच्चा बता रहा है कि अंदर के कमरे में मिली लटकती हुई। अब ये सुसाइड है या कुछ और पता लगाना होगा। सर, पोस्टमार्टम के लिए भेज दूं? ठीक है, भेज दो। और पूछताछ के लिए हस्बैंड को लेकर चलो। पता लगाओ फैमिली में और कौन है, कोई रिश्तेदार। बच्चों की देखभाल के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। माँ गुजर गई है इनकी। राइट सर। सत्ताईस वर्षीय हाउसवाइफ कविता, 2 छोटे बच्चों की मां, एक सुबह अपने ही घर के एक कमरे में पंखे से लटकी पाई गई। बच्चे शौक में चले गए थे, पति स्तब्ध रह गया था, एक घर उजड़ गया था। घर को घर बनाने वाली गृहिणी हमेशा के लिए घर को छोड़कर चली गई थी। क्यों? क्या यह आत्महत्या थी या फिर दाल में कुछ काला था? कारण जो भी हो, पुलिस को इस क्यों का जवाब ढूंढना था। उस दस्तक को पहचानना था जो कविता की मौत दे गई थी। और जाहिर सी बात है कि सबसे पहला शक था कविता के पति गिरीश पर। तुम्हारे खामोश रहने से तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों की बात बोल नहीं पड़ेगी गिरीश। वो जा चुकी है और हमें पता लगाना है क्यों। क्या उसने अपनी जान ली? क्या तुमने उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया या फिर तुमने ही उसकी हत्या कर डाली? तुम्हारी पत्नी कविता के साथ क्या हुआ था गिरीश? जवाब दो। आपका दामाद हमारी कस्टडी में है पर मुंह नहीं खोल रहा, पूरी तरह से खामोश। ऐसी खामोशी या तो कोई शातिर अपराधी अपनाता है या फिर पूरी तरह से टूटा हुआ इंसान। पवन, तुम लड़की के भाई हो, हमें बताओ कि दोनों के बीच कैसा रिश्ता था? कोई सॉलिड टेंशन जिससे निकलने के लिए कविता ने सुसाइड का रास्ता चुना? सर, वो गिरीश के साथ बहुत खुश थी। कम से कम हमें तो ऐसा ही लगा था। इंस्पेक्टर साहब, हम इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन पोते रवि का मुंह देखा तो हमने उन्हें अपना लिया। भागकर शादी की थी दोनों ने? लव था उनका। अब उसके सामने कोई क्या कर सकता है? हे वक्त कविता, आज तो अगर इस घर से निकल गई ना तो मैं समझूंगा मेरी कोई बेटी थी ही नहीं। बाबा, बाबा शांत डोके विचार कर। वो लड़का तेरे लायक है ही नहीं। जात अलग, सब कुछ अलग। अरे वहां तेरी वाट लग जाएगी। दादा, माझं त्याच्यावर प्रेम है और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। आई बहुत खुश रहेंगे हम। तो तुझे सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी है ना? चलो कोई बात नहीं, पण कविता ऐकून घे। शादियां सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होती, 2 परिवारों के बीच होती है। जब तेरा परिवार होगा ना, तुझे हम सबकी जरूरत पड़ेगी। शादी का भार सिर्फ पति पत्नी नहीं उठा सकते बेटा। आई उठा लेंगे, हम दोनों उठा लेंगे। गिरीश मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, और हमने आज तक तुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, है ना? जिद्दी थी, अकड़ थी उसमें, सुनने को तैयार ही नहीं थी। बस सामान लिया और निकल गए घर से। क्या शादी नाकाम थी? बहुत झगड़े होते थे दोनों के बीच? कोई मारपीट? नहीं सर, एक्चुअली वही तो ताज्जुब की बात है। वो दोनों एकदम खुश रहते थे। असं का बोलतोस दादा? शादी हो गई है मेरी, अब दोबारा सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस आगे का सोचना चाहती हूँ मैं। देख पवन, मैं एक मामूली आदमी हूँ, एक ड्राइवर हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं ज्यादा नहीं कमाता,
लेकिन इतना कमा लेता हूं कि अपनी बीवी को, अपनी फैमिली को खुश रख सकूं। मैं कुछ बनना चाहता हूं, मेहनत से नहीं डरता मैं। मोहन, तुम्हारी बहन को मैं किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और तुम्हारी फैमिली हमेशा खिलाफ रही है। उन्होंने कभी कविता को बहू माना है अपना? हाँ? नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन मुझे पता है एक ना एक दिन वो जरूर मान जाएंगे। सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, और ठंडा नहीं हुआ तो मुझे नहीं फर्क पड़ता। और मैं वादा करता हूं, मैं कविता का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सर, गिरीश वाकई में भला इंसान है। उसने बहुत बहुत मेहनत की कविता और बच्चों को खुश रखने के लिए। मुझे नहीं लगता कि कविता उसके कारण दुखी थी। फिर और क्या कारण हो सकता है सुसाइड का? बोला ना सर, हमें तो कुछ सोच ही नहीं रहा। जब तक गिरीश मुंह नहीं खोलेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम बच्चों की कस्टडी आप लोगों को देना चाहते हैं। अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो फिर सरकारी अनाथालय तो। नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दोनों बच्चे हमारे साथ रहेंगे। ठीक है सर, कविता की बॉडी कब तक? 1 दिन और लगेगा पवन, हमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। सो जो पहला, रात बहुत हो चुकी है। मुझे नहीं सोना है और मुझे बात भी नहीं करनी। प्लीज मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। रवि बेटा, क्या ऐसा कुछ हुआ था जिससे तुम्हारी आई नाखुश थी, दुखी थी, या फिर रोती हो? मुझे नहीं पता। कभी तुमसे कुछ बोला नहीं, या तुम्हारे सामने ऐसी कोई बात हुई हो? नहीं। आई के जाने के पहली रात को कुछ ऐसा हुआ था जिससे तुम्हारी आई को बुरा लगा हो, गुस्सा आया हो, कुछ भी? सो जो पहला, रात बहुत हो चुकी है। मुझे नहीं सोना है और मुझे बात भी नहीं करनी। मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। बेटा, आई रो क्यों रही थी? मुझे नहीं पता। पवन, कविता किसी बात को लेकर दुखी थी, शायद डिप्रेस थी। सर, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। शायद ऐसा कुछ जो उसने किसी को नहीं बताया, जो सिर्फ गिरीश को मालूम था, और अब वो हमें बताने से इनकार कर रहा है। झगड़ा वो तो कभी नहीं सुना साहब, और यहाँ चाली में तो किसी को छींक भी आए तो सुनाई देता है। भला पति एकदम मेहनती, कोई ऐसा वैसा कभी कुछ था ही नहीं, और बच्चे भी पढ़ाई में होशियार। एक गिरीश ड्राइवर है? जी हाँ, किसी ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। कविता ने कभी आपके साथ कोई घर की परेशानी बांटी होगी, कुछ पति के साथ अनबन वगैरह कुछ तो हुआ होगा? नहीं साहब, वैसे एकदम ज्यादा गहरी दोस्ती वोस्ती तो नहीं थी, पर दिन में 3 बार जरूर मिलते थे। 2 बार बच्चों के बस स्टॉप पर और 1 बार शाम को सब्जी लेते वक्त। ऐसा आड़ा टेढ़ा तो कभी उसके मुंह से कुछ सुना ही नहीं। काय तेरे स्काई गर्ल, ये एसजी इंटरनेशनल स्कूल है या क्या है?
लेकिन सुषमा वहाँ बच्चों को ना इंटरनेशनल बनाते हैं, ये फड़फड़ अंग्रेजी और हर चीज में ना टिप टॉप। हाँ रे हेमा, मैंने भी एजे इंटरनेशनल के बारे में बहुत अच्छा सुना है। एडमिशन थोड़ा मुश्किल है, पर एक बार बच्चा उस स्कूल में गया ना तो भविष्य की चिंता नहीं। अरे बच्चों की भविष्य की चिंता तो हर किसी को होती है। अभी कोई अपना खून बेच के लाएगा क्या इतने पैसे? ऐसे में तो हमारा भविष्य कुछ होगा ही नहीं। अरे सुषमा, बच्चों का भविष्य जैसे भी हो पैसे बचाकर बच्चों को ऐसे स्कूल में डालना चाहिए। तो तू क्या रवि को डाल रही है वहाँ एसजे इंटरनेशनल? हाँ, सपना है मेरा, लेकिन देखना पड़ेगा। गिरीश हाँ कह दे बस। बस ऐसे ही घर वर की, बच्चों की रोजमर्रा की बातें हुआ करती थी। ज्यादातर बच्चों की पढ़ाई को लेकर ही बात होती थी, होमवर्क, ट्यूशन व्यूशन, डब्बा, ये वो। लेकिन गिरीश के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलती थी साहब। दरअसल साहब पिछले 1 साल से ना गिरीश ज्यादा करके मुंबई के बाहर ही रहता था, और कविता ने भी एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में नौकरी कर ली थी। दोनों जी तोड़ मेहनत कर रहे थे साहब। ऐसे में काय का झगड़ा वगड़ा साहब? वैसे ये गिरीश कौन सी एजेंसी में ड्राइवर था, क्या नाम बताया आपने? आकाश टूर एंड ट्रेवल्स, यहीं पास में ही उनका ऑफिस है। जी हाँ इंस्पेक्टर, गिरीश पिछले 8 साल से हमारी कंपनी में ही काम कर रहा है। उसकी शादी से भी पहले से है वो यहाँ, और बहुत ही अच्छा ड्राइवर है। हमारे लगभग हर रेगुलर कस्टमर उसी की डिमांड करते हैं। पिछले 1 साल से काफी आउट ऑफ मुंबई ड्यूटी होती थी उसकी। जी हाँ, पहले तो वो इनसाइड सिटी ही गाड़ी ड्राइव करता था, लेकिन पिछले 1 साल से ओवरनाइट ट्रिप भी कर रहा है। ऐसा क्यों अचानक 1 साल से? गणपति बप्पा। देखिए गिरीश, ड्यूटी देने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानता हूँ कि तू मस्त ड्राइवर है, कहीं भी फिट हो जाएगा। लेकिन अचानक तू ये आउट ऑफ स्टेशन की ड्यूटी करना क्यों चाहता है? क्या हुआ भाई, अपनी बीवी से पक गया है क्या? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना साहब, मेरी बीवी है ना साहब, कविता, उसकी इच्छा है, बोले तो एक सपना है कि वो अपने बड़े बेटा रवि है ना, हमारा बेटा, उसको वो हाईफाई स्कूल में भेजना चाहती है। उन्हें अभी वाला जो स्कूल है वो अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन हर एक माँ का सपना होता है ना साहब कि अपने बेटे को सबसे एकदम बेस्ट से बेस्ट दे। कौन से स्कूल में? वो सब एसजे इंटरनेशनल स्कूल है ना, जहाँ पे आप जैसे बड़े बड़े लोग के बच्चे आते हैं, वहाँ पे। इस साल हमने फॉर्म भरा था उस स्कूल में, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया साहब। क्यों? मेरी आमदनी की वजह से। वो फॉर्म पे लिखना पड़ता है ना, तो लोग बोले कि वो आमदनी मैच नहीं करती, इसलिए वो। अच्छा, तो तू ज्यादा पैसा कमाने के लिए बाहर जाना चाहता है? अब वही तो एक काम है जिसमें से ज्यादा कमा सकता हूँ। अच्छी बात है गिरीश, ऐसे ही मेहनत करता रहे, देखना लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेगा, गारंटी है मेरी। आप जैसे बड़े लोगों की कृपा है सर। भाई बड़ा तो अब तू बनने वाला है, तुझे मैं तगड़े भाड़े का काम देता हूँ। ये ले, इस पार्टी के पास पहुंच जा। अच्छा साहब। और ये लोग टिप भी बहुत अच्छी देते हैं। इंस्पेक्टर, गिरीश एक फैमिली मैन है, दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा अपने परिवार के लिए जमा करता है, और उसकी बीवी भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छा फ्यूचर देने के लिए दिन रात एक कर रही थी। लेकिन अब देखिए इंस्पेक्टर, उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया, सब कुछ खत्म हो गया। इंस्पेक्टर, कभी कभी तो सब कुछ झूठ लगता है, एकदम झूठ। पुलिस को हर तरफ से एक ही बात सुनने को मिल रही थी कि कविता और गिरीश के संबंध अच्छे थे। वो दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने में लगे हुए थे। वो दोनों चाहते थे कि उनके बच्चे उनके साधारण बैकग्राउंड से ऊपर उठकर नई ऊंचाइयों को छुए। तो फिर अचानक कविता की मौत कैसे हुई? डेथ बाय हैंगिंग, कहने को आत्महत्या, पर शक का एक छोटा सा तिनका दस्तक दे रहा था कि शायद कविता की मौत का कारण रवि की एजुकेशन से जुड़ा हुआ था। सर दोबारा कोशिश की, लेकिन मुंह पे ताला लगा के बैठा है गिरीश। सभी लोग सिर्फ अच्छी बातें कर रहे हैं इसके बारे में, इसके और कविता के रिश्ते के बारे में भी गुणगान हो रहा है। फिर साला ये सुसाइड वाला एंगल कहां से आता है? सर हो सकता है स्कूल के एडमिशन को लेके कुछ हुआ, उस औरत की जान अटकी थी एसजे इंटरनेशनल में। क्या कहते हो, एक बार बात करें इन एसजे इंटरनेशनल वालों से? सर पिछले साल कविता और गिरीश के बेटे रवि का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, लेकिन इस साल उसको एडमिशन मिल गया था। और कविता के पड़ोसन सुषमा, उसकी बेटी भी उसी स्कूल में एडमिट हुई थी, लेकिन रवि ने ज्वाइन नहीं किया। अब ये पता नहीं क्यों।
जी हाँ, रवि गिरीश शिंदे को हमने एडमिशन दिया था इस साल। 10 दिन पहले मैं उसके पेरेंट्स से मिली भी थी। लेकिन रवि ने ज्वाइन नहीं किया? जी नहीं किया। एडमिशन मिलने के बाद भी? जी। रवि, तुम्हारा फर्स्ट स्टैंडर्ड का रिजल्ट एक्सीलेंट है। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड कहता है कि तुम ऑलराउंडर हो। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। वाकई हमारा रवि बहुत होशियार है, सारा होमवर्क अपने आप ही कर लेता है। वेरी गुड, ऐसे ही बच्चे स्कूल की शान बन जाते हैं। कविता, तुम जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से मिलो, वो तुम्हें फीस वगैरह की फॉर्मेलिटीज समझा देगी। ठीक है मैडम, थैंक यू बोलो। थैंक यू। फिर मैंने सुना कि उन्होंने लड़के को एडमिट ही नहीं किया। क्यों एडमिट नहीं किया? आई एम सॉरी, रीजन तो मुझे पता नहीं। मैंने कविता को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास भेज दिया था, उसके बाद मैं उनसे मिली भी नहीं। क्या आप प्लीज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात करवा सकती हैं? श्योर, ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस है, मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। जी हाँ ऑफिसर, रवि शिंदे के पेरेंट्स आए थे यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए और फीस पे करने के लिए। पर उन्होंने रवि को दाखिल नहीं किया? जी हाँ, दाखिल नहीं किया। आपको ये 2 फॉर्म भरने होंगे और ये शीट फीस स्ट्रक्चर की है। फॉर्म भरने से पहले पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। वो लौटे नहीं? नहीं लौटे, लेकिन 10 मिनट बाद लौटे। मैडम बोलिए, कुछ मदद चाहिए फॉर्म भरने में? हाँ, बैठिए। ये जो नीचे 45,000 लिखा है वो? राइट, 45,000। वो मतलब पूरे साल की फी है वो? नहीं, एडमिशन फीस है। देखिए, हर महीने की फीस 9,000 है, जिसे आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एक ही बार में पूरा पे कर सकते हैं। वो बस का अलग से है? जी हाँ, स्कूल बस की फीस अलग है, 1500 मंथली। आपको एक बस नंबर अलॉट किया जाएगा और जो बस आपके घर के पास से गुजरती होगी वही रवि की स्कूल बस होगी। उसके अलावा 5,000 रुपए स्टडी मटेरियल के। 5,000? जी हाँ, हमारा करिकुलम यूनिक है ना, इसलिए। यूनिक मतलब? हम बच्चों के हर एक लेसन के नोट्स देते हैं, वर्कशीट्स देते हैं। काफी अलग है हमारा सिस्टम। उसके बाद वो नहीं लौटे? जी हाँ, नहीं लौटे। मुझे लगता है कि वो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर पाए। ग्रीश ने पिछले साल भी अप्लाई किया था ना रवि के एडमिशन के लिए? मेरे पास उसका प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने पिछले साल भी फॉर्म भरा था। शायद प्री सिलेक्शन में ये फॉर्म रिजेक्ट किया गया होगा। प्रदीप। जी मैडम। तुमने मुझसे कहा था ना कि रवि शिंदे के फादर गिरीश ने पिछले साल 2011 में भी फॉर्म भरा था? यस मैडम। क्या उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था 2011 में? जी सर। क्यों? सर वो एप्लीकेशन फॉर्म कैटेगरी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा था, इसके लिए वो रिजेक्ट हो गया। नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, वो मेरा बेटा रवि शिंदे, उसकी एडमिशन को लेकर एक फ़ोन आने वाला था। वो हमने जब स्कूल में फॉर्म भरा था तो उन्होंने बताया था कि हम फ़ोन करके बताएंगे, तो फ़ोन आया नहीं। हाँ तो शायद फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा। क्यों सर? मेरा रवि तो होशियार है एकदम। तो कोई और कारण होगा। और मैं जान सकता हूँ? मैं चेक करके बताता हूँ। क्या नाम बताया आपने? रवि गिरीश। ये बेटा। देखिए आप बुरा मत मानिए, आपके लड़के में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे स्कूल के हिसाब से फैमिली की इनकम जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। मैं समझा नहीं। देखिए सर, यहाँ फीस ऊंची है, एक स्टैंडर्ड है। अगर फैमिली की सालाना इनकम उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाती तो एडमिशन नहीं देते। स्कूल का रूल है। थैंक यू। पिछले साल एडमिशन लो इनकम की वजह से नहीं मिली उन्हें, और इस साल माँ बाप ने खून पसीना एक किया ताकि सालाना इनकम का लेवल बढ़े, स्टैंडर्ड को मैच करे। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एडमिशन नहीं ली क्योंकि यहाँ की फीस बहुत ज़्यादा थी। मंगेश, हमारा बोलना तो नहीं बनता है, पर जाहिर सी बात है जिस तबके को ये बिलोंग करते थे
ये स्कूल वो अफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ सर, और ये बात भी उनको समझ में आ गई, इसलिए उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। पर क्या ये सुसाइड का कारण हो सकता है? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेहतरीन चीजें चाहते हैं, बेस्ट कपड़े, बेस्ट खाना, बेस्ट तालीम। लेकिन ये बेस्ट क्या है? बेस्ट की परिभाषा फैमिली की इनकम तय करती है, खासकर उन लोगों के लिए जो ईमानदारी से काम करते हैं और मेहनत भरी जिंदगी जीते हैं। पर अक्सर आलीशान जिंदगी वालों का बेस्ट गरीब लोगों के जहन में एक सपना बनकर अपने झंडे गाड़ता है। गरीब माँ बाप अपने बच्चों को वो वाला बेस्ट देना चाहते हैं जो उस चांद की तरह है, जो कभी उनके हाथ नहीं लगेगा। लेकिन इसके बावजूद माँ बाप छलांग लगाते हैं उस चांद को पाने के लिए। गिरीश, हमें कोई भी ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा है जो इस बात की तरफ इशारा करता हो कि कविता ने तुम्हारी वजह से सुसाइड किया। उल्टा सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि कविता और गिरीश की जोड़ी बहुत अच्छी थी, दोनों में कोई बैर नहीं था। अच्छा गिरीश, एक बात बताओ, क्या कविता ने ठान लिया था कि रवि एसडी इंटरनेशनल में ही पढ़ेगा? क्या वो इस बात पर अड़ी थी? आलात तुम्ही? अरे अरे आओ आओ पढ़। बाबा, हाँ बोलो ना चुप रहने के लिए, मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्या सोचा आपने? काय ग कविता, तू क्यों चेंज करना चाहती है रवि का स्कूल? जहाँ पे वो पढ़ रहा है वो अच्छा है ना। गिरीश, एसजे इंटरनेशनल सबसे अच्छा स्कूल है, वहाँ के टीचर सबसे अच्छे हैं। वहाँ पे जो बच्चे आते हैं ना, एक से एक बड़े घरों में से आते हैं। तुम्हें नहीं लगता हमारे रवि को वहाँ पढ़ना चाहिए? मान्य है भाई, मतलब खरज मान्य है, लेकिन हमें अपने बारे में सोचना चाहिए ना। वो स्कूल हमें परवड़ता है नहीं परवड़ता है वो भी सोचना चाहिए। अपनी चद्दर जितनी लंबी है ना, उतनी हमें पैर फैलानी चाहिए। खाली फोकट चद्दर लंबी करने में क्या फायदा है? क्यों? हम अपनी चद्दर खींचकर बड़ा नहीं कर सकते? गिरीश, हम अपना खर्चा कम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। मुझे साड़ी जेवर कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक सीढ़ी चाहिए, जिससे वो उस मकाम तक पहुंच सकते हैं जहां तक सिर्फ हम देख सकते हैं। गिरीश, वो स्कूल में वो एडमिशन फॉर्म की नोटिस लगी है, मैंने स्कूल के गेट पे देखा। धन्य है भाई तुझे। खाएगा कर, तू रोज जाती है वहां पर स्कूल को बाहर से देखने के लिए? वो मैं सब्जी मार्केट से आ रही थी ना, तो स्कूल रास्ते में होता है। पर पता है, वो हमेशा मुझसे कहता है कि रवि को यहाँ भेजो, रवि को यहाँ भेजो। रवि का भविष्य यहाँ ही है। वो स्कूल तेरे से बात भी करने लगा। वो कल फॉर्म लेके आना। हाँ 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 हाँ। फैमिली इनकम कितना लिखूं? हाँ, फैमिली इनकम 10,000 लिख। 12 लिख देती हूँ। तुम्हें कभी कभी ओवर टाइम तो मिल ही जाता है ना। स्कूल उन्होंने कॉल किया? नहीं केला। नाही केला? अरे अजून कसं नाही केला? 1 हफ्ता हो गया, एडमिशन अभी खत्म हो गए होंगे। अरे उन्होंने बोला है कॉल करेंगे करके। आप कल जाकर चेक करके क्यों नहीं आते? अरे क्या चेक करना, उन्होंने बोला है ना कॉल करेंगे करके। तू भी कविता ना क्या? तो नहीं ना? नहीं गिरीश, मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना है। आप कल ही जाइए स्कूल और पता करके आइए कि उन्होंने कॉल क्यों नहीं किया।
हमारे रवि का फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि हमारी फैमिली इनकम कम है। हाँ। कविता, वो स्कूल अपने बस की बात नहीं है, नहीं परवड़ेगा हमें। चलो कोई बात नहीं, स्कूल वालों ने समझा दिया। मतलब जब तक हमारी आमदनी बढ़ेगी नहीं तब तक हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है कविता, अपनी आमदनी बढ़ कर कितनी बढ़ सकती है? अरे मामूली ड्राइवर हूं मैं, कोई ऑफिसर बिजनेस वाला नहीं हूं। सुन, वैसा स्कूल वैसी जिंदगी अपने लिए नहीं है कविता, और होगी भी नहीं। जब तक हम वैसे बनने की इच्छा नहीं रखेंगे ना, और इच्छा पूरी करने की कोशिश नहीं करेंगे ना, होगी भी नहीं। काय म्हणायचंय तुला? गिरीश, हमारी आमदनी बढ़ानी होगी। कैसे? मैं नौकरी कर लूंगी, तुम भी अपनी सेठ को बोल दो कि ज्यादा काम दे, आमदनी बढ़ानी है। गिरीश, हम हाथ पैर मारेंगे, बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे। कविता, अपना रवि जिस स्कूल में पढ़ रहा है ना अभी, वहीं पढ़कर वो आगे जा सकता है। अरे होशियार है अपना बच्चा। इसीलिए उसे वैसे स्कूल में होना चाहिए। और देखना गिरीश, रवि उसी स्कूल में जाएगा, हमारे सारे सपने पूरे होंगे। अरे वो सुषमा अपनी बेटी को उस स्कूल में डाल रही है, तो हम क्यों नहीं? आपस में प्यार करने वाला एक पति पत्नी का जोड़ा, बच्चों से बेहद प्रेम करने वाला एक जोड़ा, बच्चों के भविष्य के बारे में गहरी चिंता करने वाला जोड़ा। पर मां की महत्वाकांक्षा आमदनी की असलियत से बड़ी थी। उसका समझदार पति बच्चों से उतना ही प्रेम करने वाला पिता यह जानता था कि जो उनके पास था वो बुरा नहीं था, और जो उसकी पत्नी चाहती थी वो उनकी ताकत के बाहर था। लेकिन फिर भी गिरीश और कविता उस पहाड़ को चढ़ने निकल पड़े जिसकी चोटी पर उनके सपनों का चांद था। आपको ये 2 फॉर्म भरने होंगे, और ये शीट फीस स्ट्रक्चर की है। फॉर्म भरने से पहले पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। गिरीश, देखो ना रवि कितना खुश लग रहा है। देखो ना रवि। फीस बघ कविता, फीस बघ या शाळेची, कैसे भर पाएंगे इतनी फी? कितनी है? देख, रवि दादा, आज का स्कूल कैसा था? अच्छा था। आई, रवि दादा जिस स्कूल में जाएंगे मैं भी उस स्कूल में जाऊंगा। अरे अभी तू नर्सरी में है, पहले ABCD तो सीख लेना उसे। क्यों, उस स्कूल में ABCD नहीं सिखाते? गिरीश, फिलहाल हम महीने के 20-25 कमा लेते हैं। लगता है अब रवि की फीस भर पाएंगे। कविता, खून चूस लेगा वो स्कूल हमारा, और अगले साल फीस बढ़ी तो हम और मेहनत करेंगे गिरीश। फिर किरण की बारी आएगी, दुगनी फीस, फिर भूखे मर जाएंगे हम। मान जा, नहीं होगा। मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक टाइम का खाना छोड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तू ना बावली हो गई है, वेडी जली है तू। वो स्कूल की चकाचौंध बिल्डिंग ने, वो हाईफाई बातों ने, वो सब माहौल ने ना तेरे को वश कर लिया है। और तुम देख के आंखें मोड़ रहे हो ना? तुमने देखा नहीं क्या कितनी अच्छी फैसिलिटीज है वहां पे? वो यूनिफॉर्म, वो किताबें, वो स्कूल बस, और बच्चों के चेहरे के ऊपर का वो तेज। अरे सबसे ज्यादा तेज मेरे बच्चे के चेहरे पे है, वहां गए बिना। अपना रवि अभी जिस स्कूल में पढ़ता है वो अगर अच्छा नहीं होता तो अपना बच्चा इतना होशियार होता? सोच, होता? गिरीश, मैंने वहां के क्लासरूम्स देखे, झांक कर देखे मैंने। एयर कंडीशन है, वो दीवारों में लगी हुई चीजें, तुम्हें पता है पूरा एक फ्लोर कंप्यूटर के लिए, हर एक बच्चे के लिए एक कंप्यूटर।
कपड़ मजे आई, उसकी अलग से फीस तो होगी, वो कहां से भरेंगे? जाग जा, जाग जा। सुषमा और उसके पति की आमदनी हमसे ज्यादा है क्या? फिर भी वो अपनी बेटी को उस स्कूल में डाल ही रही है ना। कुछ नहीं, मेरा रवि उसी स्कूल में जाएगा बस। देख कविता, दूसरों से तुलना करना बंद कर, समझी ना? हमें अपनी अच्छी जिंदगी जीनी है। मुझे ऐसा कोई बोझ नहीं उठाना है जिसके नीचे दबकर हम मर जाए और बोझ मेरे बच्चों को बाद में उठाना पड़े। समझ जा, समझ जा। अरे अभी जो है वो अच्छा है। अपनी आधी जिंदगी पिस जाएगी ये स्कूल के खर्चे के नीचे। भूखे भूखे मर जाएंगे हम लोग। अरे अपने बच्चों के साथ अच्छा ही होगा। उनको खुशी रखना है तो दूसरे तरीके से रखेंगे। उनको जो चाहिए वो सब देंगे। बस ये एक स्कूल की बात, ये स्कूल का खर्चा हम नहीं परवड़ेगा। मतलब अपना रवि उस स्कूल में नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अब मैं बुरा हूं ना तो ठीक है, मैं हूं बुरा। समझदारी से काम ले। अब सो जा, बच्चों को कल स्कूल जाना है। आई, आज टिफिन में क्या दिया है? देखिए, आप बुरा मत मानिए। आपके लड़के में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे स्कूल के हिसाब से फैमिली की इनकम जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं। बोलो ना, ये क्या है? फीस बुक या सारी कविता खून चूस लेगा वो स्कूल हमारा। मतलब अपना रवि उस स्कूल में नहीं जाएगा। हमारे रवि का फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि हमारी फैमिली इनकम कम है। हाँ। अरे कविता, क्या हुआ? रवि का एडमिशन हो गया क्या एसजे इंटरनेशनल स्कूल में? सुना तुमने एडमिशन लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? वो मैं बाद में बताती हूँ। चलो। कविता, सो जो पहला, रात बहुत हो चुकी है। मुझे नहीं सोना, मुझे बात भी नहीं करनी। प्लीज मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बीवी, मेरी कविता ऐसा कदम उठाए। वो ऐसा सोचने वाली नहीं थी साहब। अच्छी थी वो, अच्छी माँ थी, अच्छी बीवी थी। अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चली गई वो। जरा भी नहीं सोच। अब चाहे मैं बच्चों को एसजे इंटरनेशनल स्कूल भेजूं या अमेरिका, उनको क्या याद रहेगा? क्या याद रहेगा उनको? फांसी पे लटकती हुई अपनी बाबा, उस दिन रात को आई क्यों रो रही थी? गिरीश और कविता का बड़ा बेटा रवि अब गिरीश के साथ रहता है और छोटे बेटे किरण की देखभाल कविता के माँ बाप कर रहे हैं। दोनों बच्चे अपनी माँ को खोने के सदमे से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। पर गिरीश शायद जिंदगी भर उस क्यों का जवाब ढूंढता रहेगा। एक माँ का अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहना कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन उस चाहत को पूरा करने में अपनी जिंदगी दांव पर लगा देना, यह शायद सही नहीं है। उसी तरह से महंगी चीज अफोर्ड ना कर पाने पर सस्ती चीज से अपनी इच्छा पूरी करना कॉम्प्रोमाइज नहीं, समझदारी है।
बेहद दुख की बात है कि एक माँ को अपने बच्चे के लिए अच्छी तालीम के सपने देखने पड़े, जबकि वो तालीम उस बच्चे को हक से मिलनी चाहिए थी। माना कि कविता ने एक्सट्रीम कदम उठाया, लेकिन कविता की ये निराशा, ये फ्रस्ट्रेशन एक दस्तक है कि हमारे देश की बढ़ती इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सामाजिक असमानता भी बढ़ रही है, और कविता की मौत आने वाले कल की एक झलक है। अच्छा स्कूल क्या है? मोटी फीस, शानदार इमारत, बड़े प्लेग्राउंड्स, एयर कंडीशन क्लासरूम वगैरह वगैरह, क्या ये सब मापदंड हैं अच्छे स्कूल का? बेशक ये सारी सुविधाएं स्कूल को बच्चे के लिए और उससे ज्यादा माँ बाप के लिए बेहद आकर्षित बनाती हैं, पर सवाल ये उठता है कि ऐसी सुविधाएं बाकी के स्कूल्स में क्यों नहीं है? क्या अच्छी तालीम एक ऑप्शनल चीज है? जिस तरह से मिलिट्री देश को बाहरी आक्रमण से बचाती है, उसी तरह से कंपलसरी और एक समान फ्री एजुकेशन देश को अंदर से मजबूत बनाती है। एजुकेशन को बिजनेस समझना देश की सुरक्षा और भविष्य दोनों को खतरे में डालने के बराबर है। आप किसी भी विकसित देश को देखिए, वहां आप एक बेहतरीन और फ्री पब्लिक एजुकेशन सिस्टम पाएंगे, जहां प्रधानमंत्री का बच्चा और उसके ड्राइवर का बच्चा एक ही स्कूल में पाए जाएंगे और उन्हें आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा। अच्छी एजुकेशन कोई कीमती ड्रेस, फैंसी कार या 5 स्टार डिनर नहीं है। ये एक लाइफ सेविंग दवाई है जिस पर हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार होना चाहिए। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।